साहस नगर में विक्रम नाम का एक मछुआरा रहा करता था, जिससे राज्य के सारे लोग प्यार किया करते थे। अगर मदद की बात करें तो वो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहता था। और तो और हर दिन वो अपने घर गरीब लोगों को खाना भी खिलाया करता था। ये लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। मगर बेटा, तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बस पेट भर के खाना खाइए। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हम गरीब लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हो। जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। लोगों की मदद करना तो हर इंसान का धर्म होता है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो कभी भी इस राज्य के गरीब लोगों को भूखा सोने ही ना दूं। और दूसरी ओर साहस नगर के राजा अमर सिंह अपने सेना अध्यक्ष और सेनापति को भेंट देने में लगे रहते हैं। तब राजा अपने मंत्री और सलाहकार भानु से कहते हैं, इस राज्य में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे बड़ा दानवीर है। अगर मैं पूरे राज्य में ढूंढूं तो भी मुझे कहीं मुझसे बड़ा दानवीर नहीं मिलेगा। अगर मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया तो मैं उसे आधा राज्य दान देने के लिए तैयार हूँ। महाराज, मुझे खेद है कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मगर शायद मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो अपने ही राज्य में रहता है और उसका नाम विक्रम है। हालांकि वो पेशे से मछुआरा है, लेकिन पूरे राज्य में उसकी नेकी और दानवीरता के चर्चे हैं। अगर ऐसा है तो हमें उसे जाकर देखना चाहिए और परीक्षा लेनी चाहिए। क्यों, तुम साथ में तो चलोगे ना भानु? महाराज, आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ, मगर महाराज, हम ऐसे जाएंगे तो उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए हम भेष बदल कर जाएंगे भानु। राजा अमर सिंह और भानु दोनों एक आम नागरिक के वेश में विक्रम से मिलने आते हैं। राजा और भानु वहां पहुंचते हैं और विक्रम से कहते हैं, अरे बेटा, हमारी थोड़ी मदद कर दोगे? जी कहिए, क्या मदद चाहिए आपको? वो हमें इस नदी के उस पार जाना था। क्या तुम अपनी नाव में हमें बिठा सकते हो? वैसे तो इस नाव में इतनी जगह नहीं है, मगर आप लोगों को मैं नदी के उस पार पहुंचा दूंगा, चिंता मत कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम राजा और भानु दोनों को नदी के उस पार ले जाता है और भानु विक्रम से कहता है, धन्यवाद बेटा, बस कुछ खाने को मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे घर चलिए, मैं खाने का प्रबंध करता हूँ। विक्रम राजा और भानु दोनों को अपने घर ले जाता है और खाना बनाकर उन्हें परोसता है। विक्रम, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। वो खाना बस इतना ही था आज, मैं कल खाना खा लूंगा। आप बस पेट भरकर खाना खा लीजिए, मेरा पेट उसी से भर जाएगा। भोजन के लिए शुक्रिया विक्रम। अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है। अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी तो बहुत समय हो गया है, आज आप यहीं सो जाइए। राजा और भानु दोनों ही विक्रम के घर रुक जाते हैं और सुबह विक्रम के उठने से पहले ही राज दरबार पहुंच जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। और राजा अमर सिंह विक्रम को 2 दिन बाद अपने राज दरबार में आमंत्रित करते हैं। आओ विक्रम, आओ, स्वागत है तुम्हारा इस दरबार में। आपका धन्यवाद महाराज, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैं और मेरे सलाहकार भानु दोनों ही तुमसे 2 दिन पहले एक आम इंसान के भेष में मिलने आए थे और तुमने हमारी बहुत मदद की थी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, बस उसी का प्रशिक्षण करने आया था। जो बातें मैंने तुम्हारे बारे में सुनी थी, तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। ये लो, सोने और चांदी की एक छोटी सी भेंट। महाराज, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा, परंतु मैं इस सोने चांदी का क्या करूंगा? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जो मुझसे संभव होगा। शुक्रिया महाराज, मैं आपसे एक छोटी सी चीज मांगना चाहता हूँ। आपको हर रोज मेरे घर एक चावल का कण 2 गुना करके भेजना होगा। जैसे एक चावल का कण पहले दिन और दूसरे दिन 2 चावल का कण और तीसरे दिन
4 चावल के कण इस तरह से मेरे घर भिजवा दीजिए। बस इतनी सी बात विक्रम, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। शुक्रिया महाराज। विक्रम राज दरबार से अपने घर चला जाता है और राजा अमर सिंह भानु से कहने लगते हैं, विक्रम नेक इंसान तो जरूर है, मगर बुद्धिमता की कमी है इस मछुआरे में। मैंने उसके सामने सोना चांदी देने का प्रस्ताव रखा, मगर उसने उसे छोड़कर चावल के कण का सौदा किया। मैं भी ये देखकर अचंभित हूँ महाराज। राजमहल के चावल के खजाने से हर रोज चावल के कण दुगने होकर विक्रम के घर जाने लगे और देखते ही देखते 1 बोरी, फिर 2, फिर करीब 1 महीने बाद चावल के खजाने से बहुत सारी बोरियां विक्रम के घर जाने लगी और विक्रम सारे चावल की बोरियां राज्य के गरीब लोगों में बांट देता है, जिस पर भानु राजा से कहते हैं, महाराज, चावल की बहुत सारी बोरियां विक्रम के घर पर भेजी जा रही हैं। कुछ चावल की बोरियों से मैं गरीब थोड़ी ना हो जाऊंगा। धीरे धीरे सारे राज्य के लोग विक्रम के घर चावल लेने आने लगते हैं और पूरे राज्य में विक्रम का ही नाम गूंज रहा होता है। और ये बात भानु जाकर राजा अमर सिंह को बताता है। महाराज, पूरे राज्य में इस विक्रम का ही गुणगान हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अन्न कोष में से चावल लेते लेते वो हमारा ही तख्ता पलट कर दे। ये सुनकर राजा अमर सिंह चिंता में पड़ जाते हैं और विक्रम को अपने दरबार में बुलाते हैं। मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो विक्रम। तुम मेरे सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हो, इसीलिए तुम हमसे चावल ले रहे हो और पूरे राज्य में बांट रहे हो। अगर ऐसा है महाराज, तो आप मुझे चावल भेजना बंद कर दीजिए और उसकी जगह कुछ और भेजना शुरू कर दीजिए। भानु ये सुनकर राजा के पास जाकर उनके कान में कहते हैं कि महाराज ने इसकी ये मांग नहीं मानी तो ये उनके वचन से मुकरना माना जाएगा। ये सुनकर राजा उसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, कहो तुम्हें चावल के बदले क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो भी देने के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके से आप मुझे चावल दे रहे थे, उसी तरीके से चावल की जगह दाल भेज दिया कीजिए। और जिस तरीके से चावल विक्रम को भेजा करते थे, उसी तरीके से दाल भी उसके घर जाने लगती है। और 1 महीने बाद विक्रम राज्य के गरीब लोगों को इकट्ठा करके उन्हें दाल बांटना शुरू करता है और पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है, जिससे एक बार फिर राजा परेशान हो जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमारे स्वयं के खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर हम क्या खाएंगे, सोने और चांदी? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम विक्रम पर झूठा आरोप लगाए कि विक्रम हमारे चावल के भंडार से चावल चोरी कर रहा था, तब हम इसे चावल देना बंद कर सकते हैं। वो कैसे? जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसे चावल देना बंद कर चुके हैं, तो हम विक्रम पर दोष लगाएंगे कि उसने चावल के भंडार से चावल की बोरी चोरी की है और किसी इंसान को झूठी गवाही के लिए मना भी लेंगे। सही कह रहे हो, फिर मैं उसे माफ तो कर दूंगा, मगर हर दिन जो दाल उसके घर जाता है उसे बंद करवा दूंगा। और अगले दिन राजा विक्रम को अपने राज्य दरबार में बुलाते हैं और उस पे चावल की 3 बोरियां चोरी करने का आरोप लगाते हैं। हमारे चावल के भंडार से कल चावल की 3 बोरियां चोरी हुई हैं और मुझे पता चला है कि उसकी चोरी तुमने की है। महाराज, मुझे चावल की चोरी करके क्या मिलेगा? और मैंने चावल की चोरी की, उसका आपके पास क्या सबूत है? सबूत है, कल जब तुम चावल के भंडार से चावल की बोरियां चुरा रहे थे, तो उसी वक्त दर्पण जो राजमहल के बाहर रहता है, उसने तुम्हें चावल चुराते हुए देखा। अगर ऐसा है तो मैं भी उसकी दी गई गवाही को सुनना चाहता हूँ। भानु दर्पण को राज्य दरबार में बुलाते हैं और दर्पण विक्रम को देखकर हैरान हो जाता है। विक्रम, तुम? मुझे पता होता कि मुझे तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही देनी है तो मैं कभी इस बात के लिए राजी नहीं होता
जब मेरे और मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब विक्रम ने ही हमें हर दिन का खाना और पानी की सुविधा दी थी। मगर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे राजा जी के सलाहकार भानु ने तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए कहा था, मगर मुझे पता नहीं था कि वो इंसान तुम हो। विक्रम, मुझे क्षमा कर दो। ये सुनकर राजा और भानु दोनों अपनी गलती मान लेते हैं। मुझे क्षमा कर देना विक्रम। मुझे लगा कि तुम मेरे द्वारा दिए गए चावल और दाल को लेकर उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ ही करोगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। अगर मुझे सत्ता चाहिए होती या मुझे अमीर बनना होता, तो जब आप मुझे सोना चांदी दे रहे थे तभी मैं सारे सोने और चांदी को मांग लेता। मैं तो बस एक मछुआरा हूँ जो लोगों की सेवा करना चाहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आपने जो चावल और दाल मुझे दिए थे उसके कारण आज पूरे नगर में कोई भी खाली पेट नहीं सोता। सच में आज तक तुम जैसा नेक और दानवीर मछुआरा कहीं नहीं देखा। तुमने मुझे आज सिखाया कि दानवीर का दिल उसकी असली पहचान होती है, जिसका परिचय वो दूसरों की मुश्किलों में उनकी मदद करके दिखाता है। राजा अमर सिंह विक्रम को मंत्री के पद पर बिठा देते हैं और विक्रम आगे से चावल और दाल लेने से मना कर देता है और साहस नगर में कभी किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। श्रीरामपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के अधिकतर लोग किसान थे। इन्हीं में से एक था केशव। केशव बहुत ही मेहनती था। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने खेतों में काम करने में बिताया करता था और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता था। दरवाजे पे उसकी बेटी चुटकी उसका इंतजार किया करती थी। पापा आ गए, पापा आ गए। और अपने पापा को देखते ही उसे लिपट जाती थी। आप आ गए पापा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी पापा। पता है आज स्कूल में हमें पेड़ लगाना सिखा रहे थे। फिर क्या, मुझे तो पहले से ही पेड़ लगाना आता था। टीचर ने पूछा कि चुटकी तुझे ये सब कैसे आता है, तो मैंने गर्व से बोला कि मेरे पापा किसान है। अरे वाह, ये हुई ना बात। सबने मेरे लिए तालियां बजाई और टीचर ने मुझे चॉकलेट भी दी। बढ़िया है। वैसे तेरी माँ ने आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल और गोभी की सब्जी। फिर से गोभी की सब्जी? अरे छुटकी, तुम्हें तो गोभी की सब्जी खानी चाहिए। ये सब्जी तुम्हारे पापा ने उगाई है। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। मैं अभी खाना लगाती हूँ। कोमल ने सबके लिए खाना लगाया और फिर तीनों ने एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाया। अगली सुबह बिन मौसम बरसात शुरू हो गई। अब क्या होगा? ऐसे ही अगर ये बरसात बरसती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जी हमारी मदद करेंगे। जल्दी बरसात रुक जाएगी। उम्मीद है। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बरसात बढ़ते ही जा रही थी। कुछ ही घंटों में गांव में पानी भरने लगा और जल्द ही खेतों में भी पानी भरने लगा। सारे किसान परेशान हो गए। अब क्या होगा? सारी फसल बर्बाद हो गई। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। केशव ने अपनी फसल देखी जो पूरी पानी में डूबी थी। वो परेशान हो गया। वो भीगते हुए घर लौटा। कोमल, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। सारे किसानों की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है, हमारी भी। हे राम, अब हम क्या करेंगे? पानी उतरे तो नई फसल लगाने की सोच सकते हैं। अब और कोई रास्ता नहीं। हमें इंतजार ही करना होगा बरसात रुकने और पानी उतरने का। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। नई फसल लगाने में मैं आपकी मदद करूंगी। केशव और कोमल चिंतित थे। खारी बरसात रुकी ही नहीं और पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। गांव के निजाले हिस्सों में घर डूबने लगे थे। केशव और सारे गांव वाले उन लोगों को बचाने निकले थे। कमर तक पानी में चलकर केशव बच्चों और बुजुर्गों को पानी से बाहर निकाल रहा था। फिर एक लगभग डूबे हुए घर से केशव को किसी औरत की आवाज आ रही थी। मुझे बचाओ, बचाओ।
केशव उस घर में गया। वहां फंसी हुई औरत को केशव ने घर से बाहर निकाला, पर बस उसी वक्त वो घर बह गया। केशव के ऊपर छत गिरी और वो बुरे तरीके से घायल हो गया। कुछ गांव वालों ने केशव को बाहर निकाला। केशव बेहोशी के आलम में घर पहुंचा। इन्हें क्या हुआ? किसी की मदद कर रहे थे पर घर ढह गया और इन्हें गहरी चोट आई है। हे राम! कोमल केशव की देखभाल करने लगी और कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। लगता है कोई भारी चीज इनके सिर पर गिरी है। इन्हें कब होश में आएगा ये पता नहीं। पर कोई तो इलाज होगा इनको ठीक करने का। शहर में MRI स्कैन करके पता कर सकते हैं कि इन्हें क्या हुआ है, पर भारी बरसात के कारण शहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। अगले कुछ दिनों तक इनकी घर पर ही देखभाल करनी होगी। ठीक है। डॉक्टर दवाई देकर चले गए। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, भगवान जी है ना। कुछ देर बाद चुटकी सो गई, पर कोमल को चिंता के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। अगली सुबह बरसात थम गई और खेतों से पानी उतरने लगा। किसान वापस तैयार हो गए नई फसल बोने के लिए। यहाँ केशव तो बिस्तर पे था तो कोमल तैयार हो गई खेती करने। चुटकी बेटा, अपने पापा का ख्याल रखना। मैं खेतों में थोड़ा काम करके आती हूँ। ठीक है माँ। कोमल खेत पहुंची तो उसके खेत में पानी तो नहीं था, पर मिट्टी अभी गीली थी। कोमल ने मिट्टी को उठाकर देखा। इस मिट्टी में कोई भी फसल कैसे उगेगी, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए। कोमल ने खेतों में बीज बोना शुरू कर दिया। कुछ घंटे बीत गए। अब उम्मीद है कि कुछ दिनों में बीजों को अंकुर फूटे। इतना मिट्टी पानी में है कि कुछ दिन पानी डालने की जरूरत ही नहीं। खेतों का काम खत्म करके कोमल घर चली गई। लगभग 4 दिन बाद कोमल वापस खेत आई। उसने देखा कि उसने बोए हुए सारे बीज मिट्टी के ऊपर है। हे राम, इतनी गीली मिट्टी में मैं कैसे फसल उगाऊंगी? अपने खेतों की ये हालत देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। अपनी परिस्थितियों को कैसे बदला जाए ये सोचते सोचते कोमल तालाब के रास्ते चल पड़ी। भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति की ये हालत है और खेतों में कुछ उग ही नहीं रहा। ऐसा चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा भगवान जी। कोमल रो रही थी और तभी उसके सामने तालाब से एक मत्स्य कन्या आई। पुत्री, रो मत पुत्री। देवी, कैसे ना रो। आप तो मेरी परिस्थिति जानती है। मेरे पति को होश ही नहीं आ रहा और हमारे खेत पानी की वजह से बर्बाद हो गए हैं। मत्स्य कन्या ने अपनी जादू से एक घड़ा बनाया। ये लो पुत्री, इसके अंदर जादुई बीज है। तुम इन्हें अपने खेतों में बो दो। तुम्हारे खेतों में मछलियों की खेती होगी, जिससे तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। और इस घड़े में जो पानी बचेगा वो भी जादुई है। उस पानी को अपने पति के माथे पर लगाना, वो तुरंत ही जाग जाएंगे। धन्यवाद देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मत्स्य कन्या वापस तालाब में समा गई। घड़ा लेकर कोमल अपने खेत पहुंची। कोमल ने उस घड़े के अंदर जो छोटी छोटी मछलियों की बीज थी उन्हें अपने खेतों में छिड़क दिया। जब सारे बीज खत्म हो गए, अब इसमें बस पानी है, जादुई पानी। वो जादुई पानी लेकर कोमल अपने घर पहुंची और फिर उसने अपने हाथों से वो पानी केशव के माथे पर लगा दिया और कुछ ही पलों में केशव ने अपनी आंखें खोली। कोमल, छुटकी। पापा। चुटकी ने अपने पिता को गले लगाया। केशव और कोमल की आंखों में अभी भी आंसू थे। मैं कितने दिनों से बेहोश था? 5 दिनों से। आपको होश इस जादुई पानी से आ गया है। कोमल ने केशव को जादुई पानी और मत्स्य कन्या की घटना बताई।
मछलियों की खेती? हाँ, मैंने बीज बिखेर दिए हैं। ठीक है, खेत चलो देखते हैं। जब तीनों खेत पहुँचे तो वहाँ जमीन में मछलियाँ लगी हुई थी। ये तो अद्भुत है। हाँ, उस देवी ने कहा था कि इस फसल से हमारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ बिल्कुल। केशव और कोमल ने सारी मछलियाँ जमीन से बाहर निकाली। फिर इन मछलियों को बेचकर उन दोनों का अच्छा खासा मुनाफा हो गया। सोचा नहीं था कि उस बाढ़ के बाद हमको पेट भर के खाना भी नसीब होगा, पर ये देखो हमें इतने सारे पैसे मिल गए। ये सब उस जादुई मत्स्य कन्या की कृपा है। केशव और कोमल ने उस मत्स्य कन्या का धन्यवाद किया। केशव ने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की और मत्स्य कन्या ने केशव और उसके परिवार की मदद की। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला।